आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 13 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अभी भी उसके व्यक्तित्व से जुड़े कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब एसटीएफ और पुलिस की टीमें विकास दुबे को उज्जैन से पकड़कर कानपुर लेकर जा रही थी तो उससे पूरे रास्ते पूछताछ की गई थी। विकास दुबे की हरकतें एक साइको किलर की तरह लग रही थी। विकास दुबे की सनक से पूरा गांव अच्छी तरह से वाकिफ था। यही वजह है कि गांव के अंदर उसका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। विकास का फरमान नहीं मानने वाले को उसके गुर्गे घर से उठा लाते थे। किले नुमा घर के अंदर लगे नीम के पेड़ से बांधकर उसकी फिर पिटाई की जाती थी। विकास दुबे से पीड़ित ग्रामीणों की पुलिस के पास जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। यदि किसी तरह से पीड़ित पुलिस के पास पहुंच गया तो थाने के पुलिसकर्मी खुद विकास को इस बात की जानकारी दे देते थे। जिन नंबर्स की शुरुआत 140 से हो रही हो उन्हें रिसीव न करें, वरना आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। मुंबई पुलिस अनाउंसमेंट करके लोगों को जालसाजों से बचने की सलाह दे रही है। पुलिस बता रही है कि उन नंबरों से आने वाले फ़ोन को ना उठाएं जिनकी शुरुआत में 140 लगा हो। पुलिस का कहना है कि इन नंबरों वाले फ़ोन उठाने पर आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे आपका फ़ोन भी हैक हो सकता है। पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की मौत के मामले की जांच सीआईडी करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने उत्तर दिनाजपुर में आरक्षित सीट अहमदाबाद के बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की मौत का आरोप टीएमसी पर लगाया है। पुलिस ने बीजेपी विधायक की जेब से सुसाइड नोट बरामद किया है। नोट में 2 लोगों को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के मामलों के खिलाफ भारतीय सेना जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस बीच सोमवार को भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सीमा पर सेना के तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंचे। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू में सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के साथ सीमा पर तैनात सैनिकों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। सेना प्रमुख ने जम्मू पठानकोट रीजन में तैनात भारतीय सैनिकों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से आंतरिक सुरक्षा मसलों तथा सुरक्षा के बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन तथा सेना की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में जानकारी ली। भारत चीन के बीच सीमा पर तनातनी में आई कमी के बाद चीन ने नई दिल्ली के साथ 59 चीनी ऐप्स के बैन किए जाने का मुद्दा उठाया है। भारत के साथ हाल में हुई द्विपक्षीय वार्ता में यह मुद्दा उठाया गया है। भारत ने पिछले दिनों टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकारी सूत्रों ने बताया कि राजनयिक स्तर की एक बैठक के दौरान चीनी पक्ष ने भारत में अपने मोबाइल ऐप्स पर बैन का मुद्दा उठाया। सूत्रों ने कहा कि भारतीय पक्ष ने चीन को यह स्पष्ट कर दिया कि कार्रवाई सुरक्षा मुद्दों को देखते हुए की गई थी और वह नहीं चाहता कि भारत के नागरिकों से जुड़े डाटा से छेड़छाड़ हो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 12वीं क्लास के नतीजे सोमवार की दोपहर जारी कर दिए। स्टूडेंट्स सीबीएसई की वेबसाइट के साथ आईवीआर टेलीफोन नंबर और मोबाइल ऐप पर भी नतीजे चेक कर सकते हैं। 400 स्टूडेंट्स के नतीजे जारी नहीं हो पाए हैं। इनके नतीजे सीबीएसई बाद में जारी करेगा। सीबीएसई का सर्वर डाउन होने के कारण स्कूलों को रिजल्ट डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही थी। बाद में सब सामान्य हो गया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 24300699 पर फ़ोन करें और अगर आप देश के अन्य किसी हिस्से में रहते हैं तो 011-243-00699 पर कॉल कर सकते हैं। सीबीएसई 12वीं में इस वर्ष 88.78% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष 83.40% पास हुए थे। यानी इस बार रिजल्ट 5.38% बेहतर रहा है। कुल रजिस्टर्ड 12,03,595 विद्यार्थियों में से 11,92,961 ने परीक्षा दी थी। इनमें से 10,59,080 पास हुए हैं।
सीबीएसई 12वीं में इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का सफलता प्रतिशत लड़कों से 5.96% ज्यादा है। त्रिवेंद्रम का सफलता प्रतिशत सबसे ज्यादा 97.67% रहा है। इसके बाद बेंगलुरु 97.05% और इसके बाद चेन्नई का 96.17% रहा है। पटना जोन में 74.56% रिजल्ट रहा है। दिल्ली वेस्ट का रिजल्ट 94.61% और दिल्ली ईस्ट का रिजल्ट 94.24% रहा है। नोएडा रीजन का रिजल्ट 84.87%, प्रयागराज का रिजल्ट 82.49%, अजमेर का 87.60% रहा। सबसे खराब रिजल्ट पटना रीजन का 74.57% रहा। 12वीं के नतीजों में लगातार 6वीं बार लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी है। बोर्ड की परीक्षा में 2014 में आखिरी बार सार्थक अग्रवाल 99.6% के साथ टॉपर बने थे। इसके बाद से लगातार 6 साल से लड़कियां टॉपर हैं। पिछले साल टॉपर हंसिका शुक्ला का टोटल में से सिर्फ 1 नंबर काटा गया था। उन्हें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और वोकल म्यूजिक में 100 में से 100 और इंग्लिश में 100 में से 99 नंबर मिले थे। इस बार बोर्ड कोरोना लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के चलते बाकी एग्जाम नहीं करवा सका है, जिसके कारण मेरिट लिस्ट और टॉपर्स की लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। 14 से 20 जुलाई तक का समय खगोल विज्ञान के लिहाज से बहुत खास रहने वाला है। इन 7 दिनों में 3 बड़ी खगोलीय घटनाएं हो रही हैं। 14 जुलाई की रात सूर्य और गुरु के बीच पृथ्वी आ जाएगी। इसे जुपिटर एट अपोजिशन कहा जाता है। 2020 से पहले ये घटना वर्ष 2000 में हुई थी। इसके बाद अब 2040 में फिर से ये स्थिति बनेगी। जानकारों के अनुसार जब पृथ्वी किसी अन्य ग्रह और सूर्य के बीच एक सीधी रेखा में आ जाती है तो इसे अपोजिशन कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है और इस एक साल में सभी ग्रहों के साथ पृथ्वी की ऐसी स्थिति बनती है। सिर्फ 7 दिनों में 3 ग्रह गुरु, शनि और प्लूटो के साथ ये स्थिति बनना दुर्लभ संयोग है। 14 जुलाई को दिन में 1:16 के बाद गुरु यानी बृहस्पति, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों ग्रह लाइन में होंगे। पृथ्वी इन 2 ग्रहों के बीच में होगी। शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा होगा तब 7:43 पर पूर्व दिशा में जुपिटर यानी बृहस्पति उदित दिखाई देगा। रात में 12:28 पर गुरु ग्रह पृथ्वी के सबसे पास होगा। किसी बाइनोकुलर की मदद से गुरु ग्रह को उसके 4 चंद्र के साथ देखा जा सकेगा। 15 जुलाई की सुबह 5:09 पर यह ग्रह दिखना बंद हो जाएंगे। 16 जुलाई की सुबह सूर्य और प्लूटो के बीच पृथ्वी आ जाएगी। इस दिन सुबह 7:47 पर यह घटना देखी जा सकेगी। तीनों ग्रह एक लाइन में होंगे। इसके साथ ही 20-21 जुलाई की मध्य रात्रि में 3:44 पर सूर्य और रिंग वाले ग्रह शनि के बीच पृथ्वी एक सीध में आ जाएगी। कोविड-19 से संक्रमित अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक 2 दिन से नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो वे क्लिनिकली स्टेबल हैं। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि वे दोनों आइसोलेशन वार्ड में हैं और क्लिनिकली स्टेबल हैं। फिलहाल उन्हें किसी खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए फर्स्ट लाइन मेडिकेशन ही सही है। उन्हें सपोर्टिव थेरेपी दी जा रही है। उनकी नब्ज ठीक चल रही है और भूख भी अच्छी लग रही है। उनके रविवार को हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार अभी किया जा रहा है। नानावटी हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर सर्विस के हेड डॉक्टर अब्दुल अहमद अंसारी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जब से अमिताभ में कोविड के लक्षण दिख रहे हैं तब से संभवतः यह 5वां दिन है। मरीजों में कोरोना का असर 10वें या 12वें दिन ज़्यादा दिखता है, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। कई लोगों में हल्के लक्षण ही रहते हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने के बाद अमिताभ के फेफड़ों में कफ जमा हो गया था, जो अब काफ़ी कम हो गया है।
उनका ऑक्सीजन लेवल भी सामान्य है। इस रिपोर्ट में अस्पताल से जुड़े सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि अमिताभ को उनके कमजोर फेफड़ों और मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए नियंत्रित तरीके से उपचार दिया जा रहा है। इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि इलाज का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव उनके फेफड़ों पर न पड़े। नानावटी अस्पताल की क्रिटिकल केयर सर्विस के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल समद अंसारी की निगरानी में सभी टेस्ट और जरूरी चेकअप किए जा रहे हैं। अमिताभ आइसोलेशन वार्ड में होने के बावजूद अपना डेली रूटीन जारी रख रहे हैं। वे अब भी हर दिन की तरह अपनी एक्सटेंडेड फैमिली यानी फैंस, कलीग्स, पत्रकारों और दोस्तों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं और अपने ब्लॉग को अपडेट कर रहे हैं। देश में कोरोना से संबंधित 1,18,06,256 जांच की जा चुकी है। वर्तमान में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 8,87,290 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 3,04,158 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 5,59,438 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 23,312 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की तादाद 5,000 से अधिक है, वहां एक्टिव मरीजों की जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार महाराष्ट्र में वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या ही 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। महाराष्ट्र में वर्तमान में 1,03,516 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 48,199 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 22,742 एक्टिव मरीज, दिल्ली में 19,155, आंध्र प्रदेश में 14,274, उत्तर प्रदेश में 12,208, तेलंगाना में 11,833, गुजरात में 10,662, पश्चिम बंगाल में 10,500, असम में 5,868, राजस्थान में 5,737, हरियाणा में 4,925, बिहार में 4,923, उड़ीसा में 4,896, जम्मू कश्मीर में 4,355, मध्य प्रदेश में 4,103, केरल में 3,743 और पंजाब में एक्टिव मामलों की संख्या 2,230 है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से सोमवार 13 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 14 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।